हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज लाइव को छोड़ के मैंने आपको सोचा कि एक बार रिकॉर्डेड देख कर देखता हूं मैं कि क्या ये लाइव से ज्यादा फ्रूटफुल होता है। लाइव में एक चीज होता है कि हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, आप अपने मार्क्स बता लेते हो, लेकिन अगर वो मार्क्स मुझे देखना हो तो शायद वो मार्क्स मैं आपके कमेंट के थ्रू भी देख सकता हूं। अगर आप अपने मैसेज के थ्रू अगर आप बता दो कि मेरे इतने सही हुए हैं तो वो भी मेरे को रीएश्योरिंग लगेगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन जो शब्दों का, जो क्वेश्चंस का है, वो उसके क्वालिटी में क्या कोई चेंज हो रहा है, अगर मैं लाइव नहीं जाके रिकॉर्डेड आपको देता हूं तो वो आप जज करो। आपने इस पेपर को बनाया होगा। अब आप जरा ध्यान दो कि इस आपके पास इस पैराग्राफ में एक साइकोलॉजिकल एसे है और आपको बस इतना ही वो समझने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऐसे एसेज में क्या होता है ना कि अगर आपने मैटर पढ़ लिया, समझ लिया, तो थिंग्स आर क्वाइट इजी टू सॉल्व। जैसे आपके पास इस पैसेज को दिया, टू मेक इफेक्टिव डिसीजन ऑल वी हैव टू डू इज। अभी आप ध्यान दो कि यहां पे हैव भी एक वर्ब लगा है एंड इज भी एक वर्ब लगा है। तो अगर ये दोनों वर्ब दिया हुआ है तो इसका मतलब कि कंजंक्शन तो छुपा हुआ है यहां पे, और अगर कंजंक्शन छुपा हुआ है तो यहां पे वो कंजंक्शन होगा दैट। ऑल दैट वी हैव टू डू इज, ऑल का सब्जेक्ट, इज का सब्जेक्ट ऑल हो गया, और दैट वी हैव टू डू इसका एक बीच में सेंटेंस आ गया। और चूंकि दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, सो आपके क्वेश्चन में मैंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो बोल्ड पार्ट दिया हुआ है वो किस सेक्शन से है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन वाले लगे हुए सेंटेंस को एडजेक्टिवल क्लॉज ही कहा जाता है, और इसलिए इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव का क्लॉज है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन के सारे सेंटेंस से एडजेक्टिवल क्लॉज होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हिच और होम को हम छुपा सकते हैं, या दैट को, और अगर कहीं छुपा हुआ है तब भी वो रिलेटिव क्लॉज है, और उसको रिलेटिव क्लॉज इज इक्वल टू एडजेक्टिवल क्लॉज, इसलिए आपका आंसर बी होगा। नाउ अभी हम लोग इसको पढ़ रहे थे। हमें क्या करना है कि आउटथिंक द अपोनेंट, हमें अपने अपोनेंट से बेटर सोचना है। आउटथिंक का मतलब होता है अपनी सोच से उसको पराजित करनी है। Our decision needs to be better than him. That is all. There is no need to be perfect. परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अगर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में आप इस सेंटेंस को पढ़ो और ये आपसे पूछा है कैन नॉट बी इन्फर्ड, हम कौन सा अनुमान नहीं लगा सकते। तो 1 नंबर तो एकदम अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि उस डिसीजन को परफेक्ट नहीं होने का है, हमें बस उससे बेटर सोचना है। सो ए तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, द मिस्टेक वी मेक इज टू थिंक थ्रू आवर इंटेलेक्ट। थिंक थ्रू का मतलब एकदम पूरी तरह से सोचना। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं। इफ यू आस्क एनी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर और सीईओ दिस डेज, अगर हम पूछें किसी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर से अबाउट व्हाट हैज मेड देम सो सक्सेसफुल, अगेन एंड अगेन दे क्लेम दैट they claim that their success came from something beyond their intellect, कि उनका सक्सेस उनके इंटेलेक्ट से आगे की चीज से किसी से आया है। बियॉन्ड, इंटेलेक्ट से बाहर, इंटेलेक्ट की परिधि से बाहर है वो। समथिंग बियॉन्ड लॉजिक एंड फैक्ट, वो लॉजिक में के, लॉजिक और तथ्य से भी बाहर से, के एरिया से बाहर है वो, जो चीज आया है उनका सक्सेस जहां से। समथिंग दैट गिव हिम द इंटेलिजेंस एंड गट्स,
वो चीज जिसने उनको इंटेलिजेंस दिया, गट्स दिया, अभी बताया नहीं है कि वो क्या था। अब आप देखते रहना। टू टेक इफेक्टिव डिसीजन, उसने इंटेलिजेंस दिया, गट्स दिया। इट इज सिंपली द इंट्यूटिव पावर विद इन देम। इंट्यूशन बोलते हैं हम जिसको विचार करके नहीं, अचानक कोई बात हमारे पास मन में कोई बात आती है, उसको इंट्यूशन कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को इंट्यूशन। इट इज सिंपली द इंट्यूटिव पावर विद इन देम, वो उनके भीतर का इंट्यूटिव पावर है, दैट हैव हेल्प देम मेक दिस इफेक्टिव डिसीजन, और उस इंट्यूटिव पावर ने उनको सक्सेसफुल बनाया है डिसीजन लेने में। ये दैट जो लगा था जिसके चलते हैव आया है, ये है दैट लगा था इंट्यूटिव पावर के लिए, और चूंकि इंट्यूटिव पावर सिंगुलर है इसलिए हैव की जगह पे हैज होगा। सो आंसर आपका कॉमन एरर का बी जाएगा। आपका आंसर यहां पे बी होगा। बी में एरर है की जगह पे हैज। वी कैन ट्यून इनटू इंट्यूशन। अब आपका टॉपिक को आप ध्यान दीजिएगा। वी कैन ट्यून इनटू इंट्यूशन एज पार्ट ऑफ आवर रेगुलर लाइफ। हम इंट्यूशन को अपने रेगुलर लाइफ में, सिर्फ बिजनेस लीडर्स की बात नहीं कर रहा था, ये हम लोगों की बात कर रहा है। अगर ये सिर्फ लीडर की बात करता तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इंपॉर्टेंट आएगा, अगर गलती होगी तो। द क्वेश्चन देयरफॉर इज नॉट वेदर इंट्यूशन इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंट्यूशन जन्मजात मिलता है, बट वेदर वी कैन मेक आवर सेल्फ इंट्यूटिव, क्या हम अपने आप को इंट्यूटिव बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है। व्हेन वी स्टेप इनटू द प्रेजेंट, जब हम अपने आप को प्रेजेंट में रखते हैं, अभी के समय में, वी स्टेप आउट ऑफ टाइम बाउंड अवेयरनेस। हम उस अवेयरनेस, उस जागरूकता जो टाइम बाउंड होता है, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में चिंता कर रहे, सोच के दुखी होते हैं, उससे हम बाहर चले जाते हैं। वी स्टेप बियॉन्ड टेंशन, और वर्तमान में तो इस वक्त तो कोई परेशानी नहीं है। आवर बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एड्रेनलिन। एड्रेनलिन होता है जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है किसी चिंता से, भय से, गुस्से से, और बॉडी से वो चीज निकल जाती है, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। टाइम बाउंड अवेयरनेस इज मास। टाइम बाउंड अवेयरनेस एक मास होता है, एक बड़ा सा, विच इज सॉलिड, और वो सॉलिड होता है हम अगर समय को सोचते रहे। नॉर टाइम बाउंड अवेयरनेस इज प्योर एनर्जी, लिक्विड, डायनामिक, बबलिंग एंड क्रिएटिव, और वो प्योर एनर्जी भी नहीं होता। वी स्टेप आउट ऑफ आवर बाउंड्रीज, वी बिकम फ्री एंड वी बिकम इंट्यूटिव। और जैसे ही हम उस टाइम बाउंड अवेयरनेस से बाहर निकलते हैं, हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हम इंट्यूटिव हो जाते हैं। सो ये हमारी बात कर रहा है, बिजनेस लीडर को एग्जाम्पल में लिया था। व्हेन आवर थॉट्स स्टॉप, जब हमारे विचार रुक जाएंगे, और विचार वर्तमान को लेके नहीं आते, विचार पास्ट और फ्यूचर को लेके आते हैं। जब रुकेंगे, आवर प्रेजेंट विजन, जो अभी हमारा अभी का विजन है, एक्सटेंड्स इनटू पास्ट एंड द फ्यूचर, वो भविष्य और भूतकाल को भी देखेगा वो। वी बिकम फ्री ऑफ टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट, और हम इससे मुक्त हो जाते हैं। हम वर्तमान से ही अपने उन चीजों को देखते हैं। When we meditate deeply, और जब हम मेडिटेट करते हैं ध्यान से, we become intuitive and can reach cosmic intelligence और enlightenment। और जब हम डीपली करते हैं तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एक ईश्वरीय इंटेलिजेंस होता है, हम उसके टच में भी आ जाते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर रिलाइज मोस्टली ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। इस बात का ठीक उल्टा लिखा था। इज मोर इंटेलिजेंट देन, ये नहीं लिखा है। टेक्स इफेक्टिव डिसीजंस, इज फ्री ऑफ टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि वो इंट्यूटिव होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार, क्योंकि लिखा है ना। हम ये ऑप्शन नंबर सी अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि मेरा कंक्लूजन है, बट पैसेज के अनुसार आपसे पूछा है।
वो इनसे मुक्त होता है और तभी वो इंट्यूटिव होता है। Which of the following statement cannot be directly inferred? Effective decisions are not necessarily perfect decisions. ये तो लिखा ही हुआ था। Successful CEOs have intuitive power, एकदम है। To be intuitive, we have to step out of our time boundaries. Time boundaries से बाहर निकलना होगा, एकदम सही है। Meditation helps us to take effective decision, ये कहीं नहीं लिखा है। उसने लिखा है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम इंट्यूटिव बन सकते हैं और इंट्यूशन से तुम्हारा इफेक्टिव डिसीजन होता है। ये तुम्हारा आंसर था। इसको हम पैसेज के अनुसार उल्टा लेंगे। द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल, इंट्यूशन के बारे में बात किया है, तुम्हारा बी जाएगा एंड ये दोनों आंसर हो गया था। आप ये देखते रहिएगा कि आप लोग में से जो लोग लाइव अटेंड करते थे कि आपके उससे ये पार्ट बेटर है या खराब है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 6 में दिया हुआ था, वो 6 में आपका कहा है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली शुद्ध है। थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, एरर। गारंटिंग का स्पेलिंग देखो भाई, गारंटी में वाई कैसे कहां से आ गया। यहां स्पेलिंग का भी एरर है। आप में से कितने लोगों को मिला था वो चेक कीजिएगा। सी आपका सही है और डी में आप जरा ध्यान दीजिए। प्रेशर ऑन मार्जिन्स ऑफ एयर इंडिया इज गोइंग टू राइज विद द ऑयल प्राइसेस गोइंग ऑन फर्दर। ऑयल प्राइसेस जारी है या गोइंग अप फर्दर, बढ़ रही हैं। एंड यहां पे विच एक रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन, जबकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है। सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसीलिए यहां से विच हटेगा, क्योंकि अगर विच लगा तो वो कंजंक्शन हो जाएगा और कंजंक्शन को में दो वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप मीन्स के अलावा सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी में ही कोई एरर नहीं था, बाकी सब। और देखो एरर में क्या होता है ना, एरर छोटे छोटे रहते हैं, क्या वो दिख जाता है। इस क्वेश्चन का मेकअप बड़ा है, लेकिन एरर देख लो, कॉमन एरर ही है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर, यहां पे चूंकि इन्फोसिस में एस लगा हुआ था तो डिसाइडेड वाला तो कोई भी वर्ड चला कैंसिल ही हो जाएगा। अब बाकी बचा डिसीजन टू हायर एंड डिसीजन फॉर हायरिंग, ये वैसे भी आपका कट जाएगा, क्योंकि कॉज्ड कंसर्न्स लिखा हुआ है, यहां पे कंसर्न है। चिंता के लिए हमेशा कंसर्न्स होता है, कंसर्न्स होता है, खाली बिना एस के नहीं बनेगा वो। और यहां देख लीजिए रिस्ट्रिक्टिव वीजा पॉलिसी, यहां पे रिस्ट्रिक्ट है भाई, रिस्ट्रिक्ट वर्ब होता है, रिस्ट्रिक्टिव उसका एडजेक्टिव है। और जब अगर वीजा पॉलिसी नाउन है तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव चाहिए ना, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर में नो करेक्शन रिक्वायर्ड जा रहा है। आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट आप जरा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, भले ही लंबा है क्वेश्चन का, आप देख लीजिए। आपका फर्स्ट फिलर जो लिखा हुआ है इकोनॉमिक डैश, अब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक राइवलरी प्रतिद्वंदिता, ये दोनों में से कोई एक वर्ड जाना है। और आप जरा देखना, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डैश ऑफ national economies across the world through a rapid increase in cross-border movement of goods, services, etc. अब एक देश से दूसरे देश क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, तो हम प्रतिद्वंदिता तो नहीं कर रहे ना, यहां ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। फर्स्ट फिलर में तुम्हारा इंटरडिपेंडेंट जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित है, और वो जाना है। तो आप जरा इसको हटा लीजिए और अब आप 3 और 4 वर्ड को देखिए, डिमिन्यूशन और टिरेनी।
और आप डिमिन्यूटिव से बना है, और डिमिन्यूटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा आकार में। अब इसको देखो, वेयर एज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस इज सेंटर्ड अराउंड द डैश ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस एज वेल एज टैरिफ्स। अभी समझते रहिएगा, यहीं पे आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा, जैसे यहीं पे देख के आपसे पता नहीं चला, यहां बढ़े तो पता चला कि इंटरडिपेंडेंस होगा, यहां बढ़ी है। एंड अदर इंपेडिमेंट्स, बाधाएं, उसने रेगुलेशंस, टैरिफ्स, टैक्सेस और दूसरी बाधाएं, दैट सप्रेसेस ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड को सप्रेस करता है, दबाता है। यहां पे टिरेनी का मतलब अत्याचार नहीं होगा, सो 1 and 4 आंसर इज ए। अत्याचार नहीं है, उसका मतलब क्रशिंग इफेक्ट, मतलब दबाने वाला प्रभाव। पैसेज सेंटेंस भले ही मुश्किल था, बट थोड़ा सा आगे पढ़ने से वर्ड्स का इंडिकेशन मिल रहा है। यही मेरा पर्पस है कि क्या आप स्थिर से पढ़ रहे हो या नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें से जो दिया हुआ है कि दो वर्ड एक दूसरे का या तो सिनोनिम है नहीं तो एंटोनिम है, तो मीनिंग बड़ा क्लियर है कि बाकी के दो वर्ड्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब जैसे देख लिया जाए, रिमूव्ड का मतलब हटाया हुआ, एराउज्ड मतलब भड़काया हुआ, गुस्से में। टॉर्मेंटेड और एगोनाइज दोनों का मतलब टॉर्चर्ड, मेंटली टॉर्चर्ड। सो यही दोनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ए और बी, और दोनों सिनोनिम हैं, क्योंकि सिनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई डोंट नो कि आप में से, आप जरा देखिएगा कितने लोगों को समझ में आया था। इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज से आपका इन्फरेंस, ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कौन कौन से पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकलेगा। और कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, वन शुड नॉट बाई अ स्टॉक दैट इज शेयर जस्ट बिकॉज अ बिगर इन्वेस्टर डिड। हमें कोई शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्यों? जस्ट सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक बड़े वाले इन्वेस्टर ने भी ये शेयर खरीदा है। एज इट इंटेल्स रिस्क, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। अब ये है कंक्लूजन, और आप जरा एक एक सेंटेंस के एक एक पैराग्राफ मतलब ऑप्शंस को पढ़ो और देखो कि वो कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इंडिपेंडेंटली, किसी और के साथ नहीं। मेकिंग मनी फ्रॉम स्टॉक्स मे लुक इजी एज पाई इन अ बुल मार्केट। आसान लग सकता है शेयर मार्केट में पैसा बनाना, बट रेगुलर इन्वेस्टर्स नो दैट अनअर्थिंग विनर्स इज फार फ्रॉम इजी। फार फ्रॉम का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन जो रेगुलर इन्वेस्टर, उनको पता है कि विनर्स बहुत आसानी से नहीं बनते इसमें। वन शॉर्टकट दैट हैज गेन्ड ग्राउंड ग्लोबली इज कॉपी कैट इन्वेस्टिंग। एक शॉर्टकट है कॉपी कैट इन्वेस्टिंग, और वो होता क्या है, ऑल्सो नोन एज कोट टेलिंग और साइड कार इन्वेस्टिंग। उसको ये भी बोलते हैं, कोट टेलिंग भी और साइड कार इन्वेस्टिंग। कॉपी कैट इन्वेस्टिंग, किसी और को देख देख के हम कॉपी कैट कर रहे हैं, और किसको देखेंगे, बड़े वाले को। देखो तो इसका ये कंक्लूजन निकल सकता है कि नहीं, एकदम निकलेगा। 1 नंबर होना ही होना है, और 1 नंबर होना है तो तुम्हारा ये कटा, ये कटा। अभी रुकना। कॉपी कैट इन्वेस्टर्स simply keep a close eye on the investment moves of a renowned market wizard। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या है कि एक एक को अलग अलग देखना है। क्या इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है, इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है, ये नहीं कि सबको मिला लेंगे तो कंक्लूजन निकल जाएगा। 1 का कंक्लूजन निकल सकता है, क्योंकि आसान नहीं है यहां पे विनर बनना, और एक बड़ा सा तरीका है कॉपी कैट इन्वेस्टिंग का, तो कॉपी कैट इन्वेस्टिंग ना करें। वैसे ही
कॉपीकैट इन्वेस्टर क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट किसी बड़े वाले मार्केट विजार्ड को देखते रहता है कि कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड फेथफुली रेप्लिकेट ही, और उसी के मूव को वो रेप्लिकेट करता है, दोहराता है। दे में गेट देयर टिप ऑफ का मतलब इंफॉर्मेशन उनको कहां से मिल सकता है? क्वार्टरली फीलिंग ऑफ शेयर होल्डिंग बाई कंपनी, उनको यहां से इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या यहां पे इसका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? कोई खतरे की बात यहां किया है? 2 नंबर में खतरे की बात नहीं किया था कहीं। कॉपीकैट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ये लिखा हुआ है बस, इसलिए 2 नहीं होगा, और 2 नहीं होगा। अब 3 को देखो, बट ये बट से चक्कर में मत पड़िए कि इसके बाद हम इसको पढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, अकेला अकेला करना है। क्योंकि देख लो 1 में सिंपल 1, इफ यू आर अ न्यूबी इन्वेस्टर्स, अगर आप नए नए हो, हु थिंक्स दैट मेकिंग बिग मनी इन द मार्केट इज एज सिंपल एज फॉलोइंग झुंझुनवाला और फलाना ठिकाना, वो जो लोग बड़े बड़े लोग थे, मिमिकिंग द बुल हेड, यू आर क्वाइट मिस्टेकन। सिर्फ उनको फॉलो करने से नहीं चले, आप गलत जगह पे हैं। कॉपीकैट इन्वेस्टिंग कैरीज रिस्क, इसमें रिस्क होता है। सो 1 and 3 बोथ, एंड आंसर इज सी। ध्यान रखिएगा ये नया होगा, हो सकता है कि आपने तीनों को आपस में जोड़ के आंसर निकाला हो, बट ऑलवेज याद रखिएगा अगले बार में फिर से मिलेगा, एक एक ऑप्शन को का वो कंक्लूजन जो मोटे में दिया हुआ है बोल्ड में, वो आना चाहिए। अब आप देख लो कि आपका जो जितना भी टाइम लगा हुआ है, क्योंकि मैंने जितना टाइम वहां देता हूं उससे कम ही टाइम में यहां पे 22-23 मिनट में हुआ है। आप ये देख लेना कि ये वाला ज्यादा फ्रूटफुल है या लाइव वाले में, क्योंकि लाइव वाले में बातचीत करने को मौका मिल जाता है, उसमें टाइम जाता है। आप बताइएगा, अपने कमेंट जरूर बताइएगा और करेक्ट आंसर्स बताइएगा जरूर। I shall be waiting because my further decision will depend on this. See you then. Thank you to all of you.